नमस्कार दोस्तों। तो आज की जो सीरीज़ आपकी ये आपकी चल रही है, आपकी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पेपर 1 की सीरीज़ चल रही है। इसमें हम पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। आपके प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न इसमें इंक्लूड होंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ऐसे ही कंटेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला प्रश्न आपका कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ये आपसे पूछा गया है कि बच्चों में क्या है, ज्ञान की संरचना करना और आप क्या है, अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। बच्चे क्या है, खुद का ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ का निर्माण करते हैं। और आप शिक्षक के अनुसार आपको क्या करना चाहिए, संप्रेषक और व्याख्याता की आपको भूमिका निभानी चाहिए, या फिर एक सुगमकर्ता की, या फिर निर्देशक की, या फिर तालमेल बैठाने की। जहाँ पे भी निर्देशक आएगा ये आपका गलत हो जाएगा। निर्देशक जो है यहाँ पे जो निर्देशक है ये आपका गलत है, ठीक है। तो ये आपका गलत है, सुगमकर्ता होना चाहिए। एक अध्यापक को जो है एक सुगमकर्ता के रूप में अपने विद्यार्थियों को फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। सुगमकर्ता यानी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एक शिक्षक, ठीक है। तालमेल बैठाना नहीं, संप्रेषण नहीं। तो आपका जो है दूसरा उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? नहीं है जहाँ पे भी आ जाएगा यानी आपको गलत ढूंढना है। तो देखते हैं हम कौन सी नहीं है। उच्च आत्म क्षमता होती है उनमें, बिल्कुल सही है। निम्न औसतीय मानसिक प्रतिक्रिया, ये नहीं होती है। अंतदृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, बिल्कुल सही। वे जो आपके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वे किसी भी समस्या को आपका सॉल्व कर सकते हैं। उच्चतर श्रेणी की मानसिक स्थिरता, बिल्कुल मानसिक प्रक्रियाएं, बिल्कुल ये भी सही है आपका। निम्न औसतीय मानसिक स्तर इन बच्चों का नहीं होगा। ये तो आपके क्या है, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, तो आपको क्या है, नहीं है। यानी आपको पूछा गया है कि कौन से आपके लक्षण नहीं है आपके प्रतिभाशाली बच्चे के, तो यही आपका सही हो जाएगा। निम्न जो आपकी मानसिक प्रक्रिया होती है ये उन बच्चों की नहीं होती है। तो दूसरा उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होता है? तो सबसे पहले आपको पता होगा कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो कोहलबर्ग ने दिया था आपका नैतिकता का सिद्धांत। ये आपको याद रखना है कि कोहलबर्ग जो थे उन्होंने आपका नैतिकता का सिद्धांत दिया था। और उन्होंने आपके जो है 6 आपके स्तर बताए थे और 3 आपके लेवल बताए थे। ये आपको याद रखना है। हर लेवल जो है एक एक उसमें बटा रहता है। ये मैंने आपको थ्योरी में पढ़ा दिया है। यहाँ पे हम एमसीक्यू देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होता है? व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छा, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, या फिर अंतर्निहित संभावित दंड। तो ये हो जाएगा अंतर्निहित संभावित दंड में आपका व्यक्ति जो है प्रभावित होता है। कब? जब वो आपका नैतिक निर्णय लेता है। तो ऑप्शन जो है चारों आपका सही हो जाएगा। अगला आपका, शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताएं। आपको पूछा गया है कि शिक्षार्थियों की जो आपकी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना चाहिए। निगमन विधि के आधार पर आपको समस्याओं का समाधान निकालना है। कलन विधि यानी एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना चाहिए, या फिर याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना चाहिए, या फिर विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो जो है आपका जो है यहाँ पे निगमन पद्धति जो होती है, यहाँ पे हम निगमन में जो है आगमन और निगमन विधि होती है। आगमन जो है हम उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, और निगमन विधि में हम सबसे पहले नियम बताते हैं बच्चों को। नियम पहले बताएंगे, नियम बताएंगे, फिर उसके बाद उदाहरण की तरफ चलेंगे। तो ये आपका गलत माना जाता है, ये आपका वैसे भी गलत हो गया। फिर आपका जो है एल्गोरिदम मेथड भी आपका सही होता है। और याद, यहाँ पे जहाँ पे आप याद आ जाएगा, ये तीसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो सबसे बेटर ऑप्शन हो जाएगा आपका कि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, क्योंकि आपके पास कैसे हैं, व्यक्तिगत भिन्नताओं वाले बच्चे हैं। तो ठीक है, ऐसे बच्चों के लिए आपको क्या है, अलग अलग प्रकार की आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। एज ए शिक्षक आपको उन बच्चों के लिए कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी क्या है, विविध अलग अलग पृष्ठभूमि से वो बच्चे आए हैं। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? नहीं है यानी आपको गलत ढूंढना है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, बिल्कुल सही है आपका। सभी विकास
परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। बिल्कुल सही। अंतःक्रिया और क्या है आपका परिपक्वन तथा अनुभव का अंतःक्रिया होता है। बिल्कुल सही, ये भी आपका सही है। फिर आपका सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे भी आ जाएगा कि विकास एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास जो है अलग अलग मतलब एक समान गति से नहीं बढ़ता है। सब में क्या है, अलग अलग गति से आपका विकास होता है। किसी में जल्दी होगा विकास, किसी में आराम से होगा विकास। तो ऐसा नहीं है कि एक ही समान की गति में आपका विकास होगा। तो ऑप्शन थर्ड ही आपका जो है सही हो जाएगा इसमें। चौथा देख लेते हैं, सभी विकास का एक क्रम का पालन करते। बिल्कुल सही, सभी विकास एक क्रम का और हर विकास जो है एक क्रम का पालन करते हैं। ये आपका सही है। हर विकास पूछा है, सभी विकास पूछा गया है। और यहाँ पे क्या है, सभी विकास तथा अधिगम पूछा गया है। ठीक है, ये है आपका जो है थर्ड ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा आपको, क्योंकि हमें क्या है गलत ढूंढना था, और आपका जो है थर्ड ऑप्शन ही आपका गलत है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। यानी आकलन, अब बच्चों का आकलन करते हैं तो क्या होता है आपका, कैसे करेंगे आपका आकलन। शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। बिल्कुल सही, यह आपकी शिक्षण अधिगम में आपकी प्रक्रिया होती है आपकी आकलन। बिल्कुल सही। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू और अंत में। गलत, ये आपका गलत हो जाएगा कि आपको आकलन शुरू और अंत में करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। जब भी आप बच्चों का आकलन करेंगे तो आपको क्या है, जो उसका खुद का शिक्षक जो उसे पढ़ा रहा है, जो उसे शिक्षा दे रहा है, जो उसकी क्लास टीचर होगा या फिर जो उसके टीचर्स होंगे, उन्हें ही क्या है आकलन करना चाहिए, क्योंकि वो आपके बच्चे को क्या है समझ पाते हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चे को पढ़ा रखा है। ये भी आपको कई बार पूछा जाता है कि अगर कोई बाह्य एजेंसी आपकी जो है आकलन कराएगी तो क्या बेहतर रहेगा वो, तो ये आपका गलत हो जाएगा, वह क्या है बेहतर नहीं रहेगा। फिर है आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। सत्र की समाप्ति नहीं, आकलन जो होता है वह क्या होता है, एक तो होता है आपका जो अंत में कराते हैं हम आकलन, ठीक है, जैसे आपके एनुअल एग्जाम हो गए, आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो गए, ये आपके जो हैं गलत माना जाता है आपका आकलन। आकलन जो होता है वह क्या है, अधिगम के दौरान ही आपका आकलन सही माना जाता है, कि सपोज टीचर ने एक चैप्टर पढ़ाया और उसने क्या है उसके बारे में बच्चों को प्रश्न पूछ दिया, तो उसी टाइम पे बच्चों का भी असेसमेंट हो गया कि बच्चों को आया या नहीं नहीं आया। ठीक है, तो यानी आकलन जो है शिक्षण अधिगम के दौरान वाला आकलन ही सही होता है। तो आकलन शिक्षण अधिगम में ही अंतर्निहित प्रक्रिया है। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। जब इन चिंतन में से अभी सारी चिंतन गलत होता है, संवेगी चिंतन नहीं, अहमवादी चिंतन नहीं, अब सारी चिंतन आपका बिल्कुल सही होता है। आपको याद रखना है ये पॉजिटिव भी माना जाता है आपका अब सारी चिंतन। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है 8वां प्रश्न आपका, कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगॉस्की सहमत होते हैं। आपकी वाइगॉस्की की थ्योरी में आपने वाइगॉस्की पढ़ा होगा, तो वाइगॉस्की कहते हैं कि बच्चे जो हैं आपके समाज, संस्कृति और भाषा के द्वारा ही क्या है सीखते हैं। तो यही आपका पूछा गया कि बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार दिए जाएं, कि बच्चों को क्या है पुरस्कार देना है, गलत हो जाएगा। बच्चे के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाए। पशुओं पर प्रयोग जो होता है ये आपके व्यवहारवाद करते हैं, और आपके वाइगॉस्की जो हैं वह क्या है, वह संज्ञानवादी हैं। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो जाएगा। अगला है आपका, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित करना चाहिए। गलत, शैतान होते हैं, ये भी गलत। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है, मैंने बताया आपको जहाँ पे भी सामाजिक अंतःक्रिया आ जाएगा वो आपके वाइगॉस्की का सही उत्तर हो जाएगा, के माध्यम से सीखते हैं। बिल्कुल चौथा ऑप्शन आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, बच्चों के बारे में है कि बच्चे जो होते हैं चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं, और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। यानी चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं, ये तो आपका सही है कि आपके बच्चों का जो चिंतन होता है वयस्कों की भांति होता है, लेकिन क्या है आपका उनकी चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है, गुण में नहीं, गुण में वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, रीते बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा होता है, ये भी आपका गलत है कि क्या है रिक्त बर्तन होता है आपके बच्चे, नहीं। निष्क्रिय जीव होते हैं, निष्क्रिय जीव, यहाँ पे लिखा है निष्क्रिय जीव कि बच्चे निष्क्रिय होते हैं, नहीं, हमें सक्रिय मानना है। फिर आता है जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। बिल्कुल चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि बच्चे जो होते हैं वह क्या है जिज्ञासु प्राणी हैं,
और वह अपने चारों तरफ के जो आपके आसपास है तर्क करके अपने जो है कार्य करते हैं। उनके क्या है बच्चे हमेशा हमेशा क्या है प्रश्न पूछेंगे आपको। तो ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन। अगला है आपका, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी बच्चे जब त्रुटि करते हैं, गलतियां करते हैं, तो आपको एज ए शिक्षक आपको क्या करना चाहिए कि बच्चों की त्रुटियों उनके सीखने की प्रक्रिया के अंग है, बिल्कुल सही। त्रुटियां जो होती हैं वह बच्चे के जो है सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होती हैं। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटि पर दंड ना देता हो। दंड ना देता हो ये भी गलत हो जाएगा, कि बच्चे जो है से जब गलतियां तभी करते हैं जब शिक्षा क्या है सौम्य स्वभाव का होता है, ये भी आपका गलत है। बच्चों की त्रुटियां शिक्षा के लिए महत्वहीन है, महत्वहीन है, गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखना है आपको कि बच्चे की त्रुटि शिक्षा के लिए महत्वहीन नहीं। बच्चे की त्रुटि जो होती है शिक्षा के लिए एक ऑप्शन लाती हैं कि वह क्या अपनी टीचिंग को क्या है अच्छा कर पाए और बच्चे के बारे में आकलन कर पाए। जो बच्चों की त्रुटि होती है उसके द्वारा शिक्षक क्या है बच्चों को आकलन भी करता है कि उनमें कहाँ गलती हो रही है, क्या हो रहा है। इसके द्वारा वह बच्चों को क्या है ऑब्जर्व करता है। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा कि बच्चों की जो त्रुटियां होती हैं उनके सीखने का प्रक्रिया का अभिन्न अंग होती हैं। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लग रही है। आपको जो ये प्रश्न बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आपका है 11वां प्रश्न कि अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी विद्यार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, देखते हैं हम शिक्षक को क्या करना चाहिए, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें। तिरस्कार करना बच्चों का गलत हो जाएगा। उन शिक्षार्थियों का पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं हो और संपन्न घरों से हो, कि ऐसे बच्चों को ही प्रेफरेंस देना जो अंग्रेजी बोल सके और संपन्न घर से हो। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं, भेदभाव नहीं करना है हमें एज ए शिक्षक। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें, बिल्कुल सही। कड़े नियम बनाना गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा कि अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ज्ञान होना चाहिए एक शिक्षक को, और उन्हें क्या है विविध जो है कक्षा में जो है विविध प्रकार की गतिविधियां करनी चाहिए, उससे उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश में भिन्नताओं के कारण है। यानी एक को क्या है अपना ग्रुप में पढ़ना पसंद है, एक को एकांत में पढ़ना पसंद है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये क्या है उनकी अलग अलग अधिगम शैली की वजह से हो रहा है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 13वां प्रश्न आपका, भारत में भाषिक विभिन्नताएं बहुत हैं। यानी भारत जो है आपके भारत देश में जो है भाषा हर सबकी अलग भाषा है, हर राज्य की अलग भाषा बोली है, बहुत भाषा जो विभिन्नता होती है। तो इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन कौन सा है, आपको पूछा गया है। तो देखते हैं अब हम एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी बहुभाषिकता होती है ये भी क्या होती है, एक क्या होती है रिसोर्स के रूप में माना जाता है। यानी टीचर को इसे क्या है गलत नहीं मानना है कि बच्चे जो है अलग अलग पृष्ठभूमि से आएंगे, अलग अलग भाषाएं होंगी, ये टीचर के लिए चैलेंजिंग होता है। तो चलिए देखते हैं हम कि विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाना चाहिए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो, बिल्कुल गलत, ऐसे बच्चों को ही एडमिशन दिया जाए। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही, दूसरा ऑप्शन आपका सही है। तीसरा भी देख लेते हैं अब हम कि जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, नहीं, बल्कि उनको क्या है प्रोत्साहित करना चाहिए। जो बच्चे अपनी मातृभाषा प्रयोग करते हैं, मातृभाषा जो होते हैं आपका मातृभाषा जहाँ पे भी आ जाएगा ये जो है सही माना जाता है, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए शिक्षक को। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाना चाहिए, दंडित नहीं करना है। तो आपका दूसरा ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा कि जो है शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जी बिल्कुल, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका 14वां प्रश्न आपका,
प्रकृति पोषण विवाद से में प्रकृति से अभिप्राय है, यानी आपकी प्रकृति क्या होती है, जैविकीय विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। ये आपका सही है। एक व्यक्ति की मूल जो है नहीं हो जाएगा, ये मूल वृत्ति भौतिक और सामाजिक संसार के जटिल बिल्कुल नहीं, हमारे आसपास का वातावरण भी नहीं होता है। आपकी प्रकृति पोषण में जो है आपका जो है जैविकीय विशेषताएं या फिर वंशानुक्रम सूचनाएं होती हैं, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला आपका 15वां प्रश्न आपका है, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है, आपको बताना है। कि समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा ही किया जाता है। एक बात मैंने आपको बताया कि जहीं पे भी आपको केवल दिखेगा आप इसको कट कर दीजिएगा ऑप्शन को, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं अब हम कि जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिव्यक्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित कर रहे हैं, बिल्कुल सही, आपका सही है। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर पा रहे हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है, नहीं, आपने क्या है पदार्थ बेच रहे हैं, इसलिए आप क्या है जनसंचार, यानी जैसे आपके न्यूज़पेपर मीडिया वगैरह हो गई, ये आपके जनसंचार में आते हैं, तो क्या है कि केवल अपने ऐड के लिए ही, आपने जो विज्ञापन के लिए ही अच्छा माध्यम है, बिल्कुल गलत। आपका सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि जनसंचार जो है माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिव्यक्ति, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करते हैं, तो आपका जो है बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। अगला आपका कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न में सही नहीं है, यानी बच्चे किस तरह सीखते हैं ये आपको बताना है। नहीं है मैंने बोला, आपको गलत ढूंढना है, यानी बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, बिल्कुल सही, जब तक बच्चे तैयार नहीं होंगे वो सीखेंगे भी नहीं, फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। बच्चे अनेक प्रकारों से सीखते हैं, बिल्कुल सही, ये भी सही है आपका। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, बिल्कुल सही, जब वो अंदर से मोटिवेट होंगे, प्रेरित होंगे, तभी वह सीखते भी हैं। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, एक तो केवल आ गया, गलत हो जाएगा। जहाँ पे भी केवल आ जाएगा तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे भी आपको नहीं बोला जाएगा या फिर आपको अलावा बोला जाएगा तो यहाँ पे क्या है आपको गलत ढूंढना है, तो हमारा गलत ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपनी शिक्षाओं को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। आपका जो है शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए कि प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग, पुरस्कार का उपयोग भी गलत होता है आपका। फिर क्या है, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्यों निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायक करनी चाहिए, बिल्कुल सही है कि उनके क्या है लक्ष्यों को पाने में एक शिक्षक को सहायता करनी चाहिए। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मानक लक्ष्य यहाँ पे जब या फिर मानकीकृत पाठ्य चर्चा जहाँ पे भी आ जाएगी ये आपका गलत माना जाता है। प्रत्येक शिक्षार्थियों के अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी क्या है कंपटीशन कराना है, स्पर्धा कंपटीशन गलत हो जाता है, तो यानी आपका दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य पाने के लिए उनके लिए सहायता करनी चाहिए शिक्षक को, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 18वां प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है आपका। कंप्यूटर नहीं, आनुवंशिकता नहीं, राजनीतिक दल नहीं, परिवार बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका, तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है आपका 19वां प्रश्न आपका, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि समूह कार्य दे रहे हो बच्चों को, क्यों, यानी ग्रुप में बच्चे काम कर रहे हैं, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति देना, गलत हो जाएगा। हावी होना है, एक बच्चा दूसरे बच्चे को क्या है हावी हो रहा है दूसरे बच्चे पे, इसलिए आप क्या है उन्हें क्या है समूह कार्य दे रहे हो, ये भी गलत हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, बिल्कुल सही। जब भी सीखने की प्रक्रिया में आप जो है ग्रुप डिस्कशन कराओगे या फिर बच्चे ग्रुप में पढ़ेंगे तो वो हो क्या है आपका पॉजिटिव माना जाता है, यानी बच्चे जो है जब ग्रुप में सीखेंगे, मिलजुल कर सीखेंगे, समाजीकरण होगा उनमें क्या है, तो वो क्या है अच्छी तरीके से सीख पाएंगे, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही है। तीसरा देख लेते हैं हम कि बच्चे अपने आप जल्दी जो है कार्य करने में समर्थ होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है, ये भी नहीं, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं
और परस्पर सहायता भी करते हैं, तो आपका दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा जो यदि भाषा को पढ़ना एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, यानी क्या है, बच्चे को पढ़ने और समझने में कठिनाई हो रही है। तो ये आपको जो है याद रखना है, ये होता है आपका डिसलेक्सिया, जिसे हम पठन अक्षमता बोलते हैं। पढ़ने से लेकर विकार जो होता है इसे हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। और डिसग्राफिया जो होता है, यहाँ पे लिखा है लेखन से रिलेटेड, आपका लिखा भी है लेखन अक्षमता। और डिसकैलकुलिया जो होता है गणितीय अक्षमता। और डिसप्रेक्सिया होता है आपकी गति संवेदन अक्षमता। ये आपको याद रखना है, ये आपके इंग्लिश में दिए गए हैं और आपको ये हिंदी में आपको ऐसे भी दिया जाएगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है यहाँ पे। मैं आपको फिर बता देता हूँ यहाँ पे कि क्या है, आपको इंग्लिश में भी दिया रहेगा सपोज, और आपको हिंदी में आपको इसमें कन्फ्यूजन होता है क्योंकि डिसग्राफिया जो है इंग्लिश का शब्द है, और यहाँ पर डिसग्राफिया को आपको याद रखना है कि लेखन अक्षमता बोला जाता है हिंदी में, डिसकैलकुलिया को गणितीय अक्षमता, डिसप्रैक्सिया को गति संवेदन अक्षमता, और डिसलेक्सिया को पठन अक्षमता। ठीक है, डिसग्राफिया लेखन से रिलेटेड विकार होता है आपका। डिसकैलकुलिया जो होता है ये गणित से रिलेटेड, बच्चों को जब प्रॉब्लम होती है गणित में, आप प्रश्न नहीं समझ पाते हैं तो ये गणितीय अक्षमता हो जाती है। फिर डिसप्रेक्सिया जो होता है, इसमें बच्चा जो है क्या है, उसकी जैसे हाथ वगैरह जो है मांसपेशियों में उसकी तकलीफ होती है, उन बच्चों को आपका डिसप्रेक्सिया होता है। फिर आपका जो है डिसलेक्सिया, मैंने बता दिया आपको, पठन विकार। तो यहाँ पे जो है पढ़ने से रिलेटेड बच्चे को पठन विकार है, तो चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगला है आपका, शैशवकाल की अवधि कहाँ से कहाँ तक होती है, तो जन्म से 2 वर्ष तक होती है आपकी शैशवकाल के वर्ष। जो वर्ष होते हैं आपके याद रखना है आपको। फिर आपका पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है के बीच का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में होता है, यानी बच्चा जो है वह कौन सी अवस्था में है आपका, 2 से 7 वर्ष। तो यह आपके पियाजे से प्रश्न पूछा गया है। मैंने आपको पियाजे की थ्योरी पढ़ा रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो मेरी प्लेलिस्ट में आपकी सब थ्योरियाँ पढ़ी हैं वहाँ पे मैंने आपको जो है स्किनर, पेवलॉव, सबकी थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ाई है, तो आप देख सकते हैं अगर आपको पसंद आती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बच्चे का संज्ञानात्मक विकास डैश की अवस्था में होता है, यानी बच्चा जो है वह अभी क्या है 2 से 7 वर्ष। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहला अवस्था में बच्चा जो है जन्म से 2 वर्ष तक होता है। फिर दूसरी अवस्था में पियाजे की 2 से 7, फिर 7 से 13, और चौथी में होता है 13 से ऊपर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये 4 अवस्था होती है। तो पहली अवस्था होती है आपकी संवेदीगामक, दूसरी होती है पूर्व संज्ञानात्मक, तो और जो होती है तीसरी होती है आपकी मूर्त संज्ञानात्मक, चौथी होती है आपकी औपचारिक संज्ञानात्मक। तो यहाँ पे पूछा गया आपका जो है बच्चा 2 से 7 वर्ष है, तो यानी क्या हो जाएगा, पूर्व संज्ञानात्मक, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो जो है चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 23वां प्रश्न आपका, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, तो विकास जो आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, बिल्कुल सही, सामान्य से विशिष्ट, चौथा ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ये आपको याद रखना है। कई बार आपका पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि विकास कहाँ से कहाँ की ओर बढ़ता है, तो विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शित को संभावित क्षमता के स्तर से के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है, यानी क्या है, अपना सहयोग दे रहे हैं, वयस्क अपना सहयोग दे रहे हैं, बच्चे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो जो आपका वयस्क है वह क्या है, बच्चों का क्या है, सहयोग कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं सहयोग देना। बिल्कुल सहयोग देना आपका सही हो जाएगा। अगला आपका 25वां प्रश्न आपका कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मैंने आपको पियाजे की थ्योरी में पढ़ाया, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एक बार उस वीडियो को देखिए। आपके पियाजे से जो है 1 या 2 प्रश्न आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछे जाते हैं। तो क्या है, मैंने आपको बोला था कि जहाँ पे भी आप क्या है वर्तमान स्कीमा में बदलाव या फिर परिवर्तन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं समायोजन बोलते हैं उसे हम। ठीक है, वो याद है, उसे हम क्या बोलते हैं, समायोजन। अगर आपने थ्योरी नहीं देखी होगी तो आपको जो है प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप एक बार थ्योरी देखें फिर उसके बाद आप एमसीक्यू करें। ठीक है, तो ये उसको बोलते हैं समायोजन। अगला जो है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश पर अधिक बल देती है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा जो है एक समाजीकरण का बिल्कुल समाजीकृत, और जो है फिर उसके बाद हो जाए के बजाय
अहम केंद्रित, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि मध्य बाल अवस्था में भाषा जो होती है वह सामाजिकृत के बजाय आपकी अहम केंद्रित होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला आपका 27वां प्रश्न आपका, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल होता है आपका। और एक प्रश्न आपको ये पूछा जाता है क्या कि जो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, क्या शिक्षक केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए या फिर बाल केंद्रित। तो बाल केंद्रित शिक्षा आपका जो है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 ने भी आपका बताया था कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। और जो आपका शिक्षक है उसको एक सुगमकर्ता होना चाहिए बच्चों के लिए। ठीक है, उसको बच्चों को क्या है फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। तो बच्चों को एक कोने में बैठाना बिल्कुल गलत। प्रतिबंध परिवेश में अधिगम नहीं। वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं ये भी गलत है। फिर क्या है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बिल्कुल बच्चे क्या है हस्तपरक गतिविधियां ऐसी होती हैं, यानी हैंड्स ऑन एक्टिविटी बोलते हैं हम इसे इंग्लिश में। यानी क्या होता है बच्चे जो हैं उन्हें क्या है हमें ऐसे खेल खिलाने चाहिए जिनसे वो क्या है छू पाएँ जिन चीज़ों को, महसूस कर पाएँ उन चीज़ों को। ऐसे जो चीज़ें होती हैं उन्हें हस्तपरक गतिविधियाँ कहते हैं। तो जो है 27वें का चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, कक्षा अध्यापक ने जो राघव है, राघव को अपनी कक्षा में अपने की बोर्ड पर स्वयं तैयार किया गया है एक मधुर संगीत बताते हुए देखा। कक्षा अध्यापक के विचार में राघव ने डैश बुद्धि का उच्च स्तरीय बुद्धि है, यानी में उच्च स्तरीय बुद्धि है। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपनी की बोर्ड पर स्वयं, ये क्या, अच्छा यहाँ पे जो है सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी। अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड, कीबोर्ड यानी आपका जो हम कीबोर्ड बजाते हैं उस कीबोर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में कीबोर्ड पर स्वयं तैयार किए गए मधुर संगीत को बताते हुए देखा। ठीक है, फिर उसके बाद कक्षा अध्यापक के विचार में राघव में डैश बुद्धि है, यानी आपका जो है शिक्षक ने जो है राघव को देखा कि वह अपने कीबोर्ड पे क्या है कीबोर्ड बजा रहे हैं, संगीत में माहिर है, तो उसमें कौन सी बुद्धि होगी, शारीरिक गतिबोध, संगीतमय, भाषाई या फिर स्थानिक। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो ये प्रश्न है ये आपका हार्वर्ड गार्डनर से पूछा गया है। और हार्वर्ड गार्डनर आपके एक जो थे वो बुद्धि में आपके जो है मनोवैज्ञानिक थे, बुद्धि के बारे में उन्होंने बताया था कि एक प्रकार की बुद्धि नहीं, आपके पास 8 प्रकार की बुद्धि होती है, ये आपको याद रखना है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, ये भी मैंने आपको कई बार पढ़ाया है। आप एक बार थ्योरी देख के आए, उसके बाद आप एमसीक्यू करिए, उसके बाद आपको एमसीक्यू ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि में आपका जो बुद्धि होती है वो होती है संगीतमय बुद्धि। तो आपका जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी राघव में जो है आपकी संज्ञानात्मक बुद्धि पाई जाती है। और आपसे एक और बोलना चाहता हूँ मैं कि आपने जो है मेरे जो है चैनल पे देखा हो, आपकी जो प्लेलिस्ट होती है वहाँ पे मैंने 50 एमसीक्यू कराए हैं, आपके 50 एमसीक्यू कराए हैं, जहाँ पे कि मैंने प्याजे, कोहलबर्ग, वाइगॉस्की, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पेपर में, इन पे मैंने आपके 50-50 क्वेश्चन आपके डिस्कस करे हैं। तो आप प्लीज़ उन वीडियो को ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपकी प्याजे के 50 क्वेश्चन हो गए, ये आपके जितने भी आपके जब से आपके पेपर में हैं और जब तक आपका जो पेपर 2024 वाला था तब के आपकी वीडियो आपकी पड़ी हुई है, उसमें मैंने उन प्रश्नों को लिया है आपके जो आपकी 2000 जो आपकी 11-12 से आपके जो पेपर स्टार्ट हुए थे सीटेट का, और जो आपके 2024 जनवरी तक गए उस टाइम के आपके जो है आपके उन प्रश्नों को मैंने आपको उस वीडियो में डाला है। तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। आपके प्याजे, स्किनर, प्याजे, वाइगॉस्की और जो आपके कोहलबर्ग हैं, ठीक है, इन पे मैंने 50-50 आपकी सीरीज़ बनाई हुई है, तो वो आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है आपका, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं तो वह क्या दर्शाता है। यानी जो है ये होता है जो है लिंग पक्षपाती। ठीक है, जेंडर जो है पक्षपात कर रहे हैं यहाँ पे शिक्षक की, वह मानता है कि लड़के जो है वह ही गणित में सही होते हैं और लड़कियां गणित में सही नहीं होती हैं। ये आपका जो है लिंग भेदभाव इसे भी कहा जाता है और लिंग पक्षपाती भी इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। यानी जो है सबसे पहले समावेशी शिक्षा क्या होती है। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जहाँ पे कि हम जो है बच्चे जो हैं हर प्रकार के बच्चों को लें, एक ही कक्षा में हर प्रकार का बच्चा पढ़े, चाहे वो एवरेज हो या फिर उससे क्या हो कुछ दिक्कत हो, कोई विकार हो उसमें, वो उससे कम दिखता हो, उसे कम सुनाई देता हो, कुछ भी विकार हो उसमें, तो ऐसे हर बच्चे को हमें एक ही क्लास में पढ़ाना है। उस शिक्षा को हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा।
ठीक है, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना चाहिए, यानी जो है सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पे हमें व्यवस्था को डैश के, ठीक है, ये यहाँ पे जो है पहला ही आपका उत्तर सही रहेगा कि व्यवस्था, हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बताना चाहिए, बिल्कुल सही। हमें जो है बच्चों के हिसाब से अपनी व्यवस्था को बदलना है, आपकी समावेशी शिक्षा ये कहती है। तो पहला उत्तर ही आपका सही हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने डिस्कस करा आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लग रही है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।